मित्रों नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, आपके अपने चैनल शुक्ला एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास में आज हम लोग सबसे पहले काव्य का अध्ययन करेंगे। काव्य है क्या। मित्रों, काव्य शब्द संस्कृत भाषा में बहुत प्राचीन है, जिसे कवि के कर्म के रूप में जाना जाता है। कवेह कर्म काव्यम, कवि शब्द से णित प्रत्यय करके काव्य बना है। आगे कवि शब्द कु अथवा कव धातु, जो भ्वादिगण आत्मनेपदी में बनता है, कवते से बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि करना, विवरण देना, चित्रण करना। मित्रों, महाकाव्य साहित्य विधा का उद्भव वैदिक सूक्तों से ही मिलता है, जैसे स्तुति परक नारा संसियाँ, दान स्तुतियाँ, संवाद सूक्त आदि द्वारा। रामायण और महाभारत जैसे आर्ष काव्य महाकाव्य साहित्य विधा के भास्कर हैं, जिन्होंने परवर्ती काव्यों को विषय वस्तु शैली, भाषा शैली, वर्णन विधि आदि की उपजीव्यता दी। वाल्मीकि से कालिदास की रचना तक आने में काव्य कला को कई शताब्दियां लगीं। रामायण महाभारत के बाद कालिदास की उत्पत्ति तक जो महाकाव्य लिखे गए थे, वे केवल नाम मात्र ही शेष हैं। इस काल के कुछ ग्रंथों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे जाम्बवती जय या पाताल विजय। 18 सर्गों में श्री कृष्ण द्वारा पाताल जाकर जाम्बवती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। राजशेखर के नाम से जल्हड़ की सूक्त मुक्तावली है, जिसमें उद्धृत है नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविर्भूदिहा आदौ व्याकरणम काव्यम मनु जाम्बवती जयम। आगे है मित्रों वर रुचि, जिनका समय है 350 ईसा पूर्व में। इन्होंने स्वर्गारोहण नामक काव्य बनाया था, जिसे पतंजलि ने वार रुचम काव्यम कहा। समुद्रगुप्त के कृष्णचरित काव्य में इसका उल्लेख है। मित्रों, महाभाष्यकार पतंजलि 150 ईसा पूर्व में महानंद काव्य की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित में इसकी चर्चा की है। इसके बाद महाकवि कालिदास का युग प्रारंभ होता है। मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक कालिदास हैं। इसी श्रृंखला में महाकवि भारवी, माघ और श्रीहर्ष का नाम उल्लेखनीय है। मित्रों, काव्य के प्रकार मुख्यतः 2 होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। काव्य का वर्गीकरण देखें तो श्रव्य काव्य में आते हैं पद्य, और पद्य में है महाकाव्य रघुवंशम आदि, खंड काव्य मेघदूतम आदि, और मुक्तक काव्य नीति शतकम आदि। मित्रों, श्रव्य काव्य में ही चंपू हैं, कथा है जिसमें कादंबरी आदि हैं, और आख्यायिका है जिसमें हर्षचरितम आदि है। इसी क्रम में देखें तो दृश्य काव्य में रूपक हैं, जो 10 प्रकार के होते हैं। उन 10 रूपकों के नाम देखें तो नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग। इनका संबंध कौन से ग्रंथों से है, आइए देखते हैं। नाटक का संबंध अभिज्ञान शाकुंतलम से है, प्रकरण का संबंध मृच्छकटिकम से है, भाण का संबंध लीला मधुकरम से है, प्रहसन का संबंध धूर्त चरितम से है, डिम का संबंध त्रिपुरदाह से है, व्यायोग का संबंध सौगंधिका हरणम से है, समवकार का संबंध समुद्र मंथन से है, बीथी का संबंध मालविका से है, अंक का संबंध शर्मिष्ठा ययाति से है, और इहामृग का संबंध कुसुम शेखर विजय से है। मित्रों, ये तो रहा रूपक की बात। आगे मित्रों इसी क्रम में देखें तो उपरूपक भी होते हैं, जो 18 प्रकार के होते हैं। इनको देख लेते हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, हल्लीस, प्रकरणिका और मित्रों भाणिका, ये 18 उपरूपक हैं। मित्रों,
यह तो काव्य की बात रही। अब आइए आगे देखते हैं महाकाव्य क्या है। महाकाव्य का भी संक्षेप में अध्ययन करते हैं। मित्रों, महाकाव्य को सर्वप्रथम आचार्य भामह ने परिभाषित किया। भामह के बाद आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में महाकाव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। अग्नि पुराण में भी महाकाव्य के लक्षण प्राप्त होते हैं। महाकाव्य के विषय में विस्तृत वर्णन विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में किया है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का लक्षण देखें तो मित्रों, महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। महाकाव्य का नायक देवता, कुलीन, क्षत्रिय, धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त हो सकता है, अथवा एक वंशज अनेक कुलीन राजा भी नायक हो सकते हैं। कहा भी गया है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवोपि वा। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है महाकाव्य का, और अन्य रस उसके सहायक होते हैं। मित्रों, इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रस इष्यते अंगानि सर्वेपि रसा सर्वे नाटक संधयः। इसी क्रम में देखें तो महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा किसी सज्जन व्यक्ति से संबद्ध होता है। धर्मार्थ काम मोक्ष का वर्णन होता है तथा इसमें से किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। इतिहासोद्भवम वृत्तम अन्यद व सज्जनाश्रयम चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्ते स्वेकम च फलम भवेत। प्रारंभ में 3 प्रकार के मंगलाचरणों में से एक होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक अथवा आशीर्वादात्मक में से एक। कहीं कहीं पर दुर्जन निंदा या सज्जन प्रशंसा भी होती है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंदोबद्ध पद्य होते हैं। सर्गांत में छंद परिवर्तन होता है। सर्ग संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 8 होनी चाहिए। सर्ग ना तो बहुत छोटे न बहुत बड़े होने चाहिए। कहीं कहीं विविध छंदों से युक्त सर्ग भी होते हैं। सर्ग महाकाव्य में मित्रों संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, वन विहार, नगर मार्ग, जल क्रीड़ा, वन, सागर, संयोग, वियोग, अंधकार, दिन, प्रातः, शिकार, पर्वत, ऋतु, ऋषि, युद्ध, विजय, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव आदि विषयों का अवसरानुकूल वर्णन होना चाहिए। मित्रों, महाकाव्य का नामकरण वर्णनीय चरित्र में के नाम से या कवि के नाम से अथवा किसी दूसरे के नाम से होना चाहिए। सर्ग का नाम सर्ग में वर्णनीय कथा के नाम से होना चाहिए। लक्ष्य ग्रंथों को ध्यान में रखकर ये लक्षण बने हैं। मित्रों, महाकाव्यों का शैलीगत विकास देखें तो संस्कृत महाकाव्यों का विकास 2 पृथक मार्गों से हुआ है। पहला है सुकुमार मार्ग और दूसरा है विचित्र मार्ग। आइए सुकुमार मार्ग देखते हैं। आरंभ में महाकाव्य सुकुमार मार्गी थे। सुकुमार मार्ग को रसमयी पद्धति भी कहते हैं। प्रसाद गुण पूर्ण शैली में निरूपित मार्ग है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष आदि कवियों की यही पद्धति है। रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर अलंकारों का समुचित प्रयोग होता है। मित्रों, दूसरा मार्ग है विचित्र मार्ग। विचित्र मार्ग के रूप में पांडित्यपूर्ण शैली संस्कृत महाकाव्यों में मिलती है। शास्त्रीय वैदुष्यपूर्ण भाषा से युक्त महाकाव्य को अलंकार पद्धति या विचित्र मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के आनुषंगिक वर्णनों की प्रधानता है। कविगण द्वारा वैदुष्य अर्थात विद्वता का प्रदर्शन है। विचित्र मार्ग के प्रवर्तक भारवी थे। भारवी का अनुसरण माघ ने किया। मित्रों, दोनों महाकवियों ने मूल कथा को बीच में छोड़कर प्रसक्तानुप्रसक्त वर्णनों में अपने को बांध लिया। इस मार्ग में भाषा और विषय दोनों क्षेत्रों में विशेषता रहती है। इस पद्धति में चित्रकाव्य तक कवि पहुंच जाते हैं। श्लेषालंकार के प्रयोग से यह शैली दुरूह हो जाती है। ओज गुण को प्रमुख स्थान दिया गया है। विचित्र मार्गी कवि कथानक की चिंता नहीं करते। भारवी ने अल्प कथानक को वर्णनों से भरकर 18 सर्गों का महाकाव्य बना दिया। मित्रों, जबकि सुकुमार मार्गी कालिदास ने रघुवंश के 19 सर्गों में अनेक पीढ़ियों के बड़े कथानक को समेट दिया है। बाद के कवियों के लिए
वाल्मीकि की रसमयी पद्धति तथा भारवी की अलंकृत पद्धति विद्यमान थी। बाद के कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार दोनों में से एक को अपनाया। श्री हर्ष ने दोनों के समन्वय का सफल प्रयास किया। मित्रों, महाकाव्य देखें तो कुमार संभवम जो कालिदास द्वारा विरचित है और 17 सर्ग हैं, अन्य मत 8 भी हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, कालिदास द्वारा विरचित है। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, अश्वघोष द्वारा विरचित है। सौंदरानंद में 18 सर्ग हैं और अश्वघोष द्वारा विरचित है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं जो भारवी द्वारा विरचित है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में 20 सर्ग हैं जो माघ द्वारा विरचित है। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं जो श्री हर्ष द्वारा विरचित हैं। भट्ट काव्य, जिसको रावण वधम भी कहते हैं, में 22 सर्ग हैं और भट्ट द्वारा विरचित है। मित्रों, जानकी हरणम में 20 से 25 सर्ग प्राप्त हैं, 20 से 25 सर्ग हैं, लेकिन प्राप्त हैं 10 से 15 सर्ग जो कुमारदास द्वारा विरचित है। हर विजयम में 50 सर्ग हैं। मित्रों, इसके रचयिता रत्नाकर हैं और यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे है धर्म शर्माभ्युदय, इसमें 21 सर्ग हैं और इसकी रचना हरिश्चंद्र जी ने की है। राघव पांडवीयम महाकाव्य है जिसमें 13 सर्ग हैं और इसके रचयिता हैं कविराज, जिसको माधव भट्ट भी कहते हैं। इसी क्रम में अगर देखें मित्रों तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जाम्बवती विजयम, जिसको पाताल विजयम कहते हैं, इसके लेखक पाणिनि हैं। स्वर्गारोहणम के कात्यायन, जिनको वररुचि कहते हैं। महानंद काव्य के लेखक पतंजलि हैं। प्रयाग प्रशस्ति के हरिसेन हैं। सेतुबंध के प्रवरसेन, हयग्रीववध के भरतिमेंढ हैं। गौड़वहो के वाक्पति, रामचरित के अभिनंद, नव साहसांक चरित के पद्मगुप्त, पारिजात हरणम के कवि कर्णपूर, नर नारायणानंद के वस्तुपाल हैं। रघुनाथ चरित के वामन भट्टबाण हैं। सेतु काव्य के मातृगुप्त हैं। कादम्बरी सार के अभिनंद हैं, मित्रों, जो कश्मीरी कवि हैं। रामायण मंजरी के क्षेमेंद्र हैं, ये भी कश्मीरी कवि हैं। भारत मंजरी के क्षेमेंद्र हैं, ये भी कश्मीरी कवि हैं। विक्रमांक देव चरित के लेखक बिल्हड़ हैं और ये भी कश्मीरी कवि हैं। श्रीकंठ चरितम के लेखक मंखक हैं, कश्मीरी कवि हैं। राजतरंगिणी की कल्हड़ हैं, ये भी कश्मीरी कवि हैं। जातक माला के आर्यसूर, मित्रों, ये बौद्ध कवि हैं। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्य के लेखक डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री हैं। सीता चरितम के डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं और जानकी जीवनम का के लेखक डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने महाकाव्य का सामान्य अध्ययन प्राप्त किया। आगे देखते हैं नाट्य साहित्य। आइए अब देखते हैं नाट्य साहित्य क्या है और इसका सामान्य अध्ययन करते हैं। मित्रों, नाट्य साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाटक श्रेष्ठ माना गया है। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है। नाटकांतम कवित्वम। रूपक में गद्य पद्य दोनों का मिश्रण तो रहता ही है, इसे सुनने के अतिरिक्त देखा जाता है। श्रव्य की अपेक्षा दृश्य का अधिक सघन प्रभाव होता है। भरत ने नाट्य शास्त्र में कहा है कि इस नाट्य संसार में सब कुछ रसमय होता है। रस के बिना यहाँ कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता। न ही रसाद्रते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते। कोई व्यक्ति किसी भी रुचि का क्यों ना हो, उसे अपना अनुकूल विषय नाट्य जगत में अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए कालिदास ने इसकी प्रशंसा में कहा है, नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा पेकम समाराधनम। काव्य को संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने दृश्य और श्रव्य के रूप में दो वर्गों में रखा है। दृश्य काव्य के दो भेद हैं, रूपक तथा उपरूपक। मित्रों, रूपक 10 तथा उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं। रूपकों का एक प्रमुख भेद नाटक है, जो अपने अर्थ का विस्तार करके सामान्यतः आधुनिक भारतीय भाषाओं में नाट्य मात्र या दृश्य काव्य मात्र का अर्थ देता है। धनंजय ने नाट्य रूप और रूपक इन 3 शब्दों के प्रयोग के हेतुओं का निरूपण किया है, जो वस्तुतः एक अर्थक है। इस नाट्य साहित्य में विविध पात्रों की अवस्थाओं का चतुर्विध अभिनय, आंगिक, वाचिक, सात्विक तथा आहार
के द्वारा जब नट अनुकरण करता है तो इसे नाट्य कहते हैं। नाटक के विषय में देखें तो नाटक का कथानक प्रसिद्ध इतिहास या पुराण के निर्दिष्ट होता है। उसका नायक विख्यात वंश में उत्पन्न राजर्षि या राजा रहता है। उसे धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए। कभी कभी वीर, श्रृंगार या इन रसों के अनुरूप वह धीरोद्धत या धीर ललित भी हो सकता है, किंतु धीर प्रशांत नहीं। श्री कृष्ण जैसे दिव्य नायक भी होते हैं। नाटक का मुख्य रस श्रृंगार या वीर होता है। एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा। अन्य सभी रसों का यथावसर प्रयोग किया जाता है। मित्रों, नाटक के 5 से लेकर 10 अंक तक रखे जाते हैं। उसमें कथानक का स्वाभाविक विकास दिखाने के लिए 5 अर्थ प्रकृतियाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, 5 अवस्थाएं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम तथा इनके योग से होने वाली 5 संधियाँ, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहण यथासाध्य रखी जाती हैं। मित्रों, 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 अवस्थाएं और 5 संधियाँ ये अति महत्वपूर्ण हैं। इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जिस नाटक में इन सब के प्रयोग के साथ 10 अंक हों उसे महानाटक कहते हैं। जैसे बाल रामायण, हनुमान नाटक आदि महानाटक हैं। मित्रों, नाटक की अंतिम संधि में अद्भुत रस का प्रयोग हो, इससे रोचकता आती है। कार्यो निर्वहणे अद्भुतः। नाटक की रचना गोपुच्छाग्रवत होनी चाहिए, अर्थात आरंभ और अंत सूक्ष्म हो, मध्य भाग स्थूल हो। क्रमशः कार्यों का संक्षिप्त उपसंहार होना चाहिए। नाटक को काव्य मात्र में श्रेष्ठ कहा गया। काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकांतम कवित्वम। आगे भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक आदि के नाटक संस्कृत जगत में विख्यात हैं। इसी क्रम में देखें तो प्रकरण, इसका कथानक कब कल्पित होता है। प्रायः लोक कथाओं से कथानक लेकर इसकी रचना की जाती है। इसका नायक धीर प्रशांत कोटि का मंत्री, ब्राह्मण या वणिक में से कोई एक होता है। अमात्य विप्र वणिजामेकम कुर्याच्च नायकम। मित्रों, मृक्षकटिक में ब्राह्मण, मालती माधव में अमात्य तथा पुष्पदूतका में वैश्य नायक है। इसमें नायिका 2 प्रकार की होती हैं, कुलीना और वेश्या अर्थात गणिका। किसी प्रकरण में कोई एक ही नायिका रहती है, जैसे मालती माधव में, तो किसी में दोनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं, जैसे मृक्षकटिकम में। धूर्त, जुआरी, बिट, चेट आदि अनेक पात्रों से युक्त प्रकरण संकीर्ण कहलाता है। नाट्य दर्पण में नायिका के आधार पर प्रकरण के 21 भेद कहे गए हैं। रस की दृष्टि से इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है। आगे है भाण। इसमें कोई अत्यंत चतुर तथा बुद्धिमान बिट अपने या दूसरे के अनुभव के आधार पर धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है। यह एक अंक तथा एक ही पात्र का रूपक है। वह पात्र बिट ही रहता है, जो आकाश भाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। मित्रों, इसमें मुख और निर्वहण संधियां रहती हैं, अन्य संधियां नहीं। आगे है प्रहसन। प्रहसन यह हास्य रस प्रधान रूपक होता है, जिसमें कथानक कल्पित रहता है। इसमें धर्म का पाखंड करने वाले, जैसे जैन, बौद्ध साधुओं, केवल जाति से ब्राह्मण कहलाने वाले धूर्तों एवं सेवक सेविकाओं का चरित्र दिखाया जाता है। प्रहसन में वेशभूषा तथा भाषा की विकृति से भी हास्योत्पादन होता है। भाण के समान इसमें भी 2 संधियों, मुख्य एवं निर्वहण एवं 10 लास्यांगों का प्रयोग होता है। विश्वनाथ ने इसमें 1 या 2 अंक माने हैं। प्रहसन के 3 भेद होते हैं, शुद्ध, विकृत और संकीर्ण। आगे है डिम। मित्रों, डिम का कथानक प्रसिद्ध होता है। नाट्य की कैसिकी वृत्ति वर्जित है। शेष 3 वृत्तियां भारती, सात्वती और आर्भटी प्रयुक्त होती है। इसमें नायक देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि होते हैं, जो मानवेतर हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि पात्रों का भी इसमें समावेश होता है।
उद्धत कोटि के 16 पात्र इसमें रहते हैं। इसका प्रधान रस रौद्र होता है। माया, इंद्रजाल, युद्ध, भगदड़ आदि के दृश्यों से यह भरा होता है। विमर्श संधि का प्रयोग नहीं होता। इसमें 4 अंक रहते हैं। भरत ने त्रिपुरदाह नामक डिम का उल्लेख किया है। आगे है व्यायोग। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है, जो किसी विख्यात उद्धत व्यक्ति अर्थात भीम, दुर्योधन आदि पर आश्रित रहता है। इसमें गर्भ एवं विमर्श नामक संधियां नहीं होती हैं। रसों की दीप्ति डिम के समान होती है। इसकी कथा वस्तु एक दिन की घटनाओं से संबद्ध होती है। इसमें एक ही अंक रहता है तथा पुरुष पात्रों की संख्या अधिक होती है। भास का मध्यम व्यायोग इसका मुख्य उदाहरण है। आगे है मित्रों समवकार। इसका इतिवृत्त इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होता है, जिसमें देवताओं और दैत्यों की कथा होती है। कैसिकी को छोड़कर अन्य वृत्तियाँ एवं विमर्श को छोड़कर अन्य संधियाँ होती हैं। इसमें 3 अंक रहते हैं, जिनमें 3 बार कपट, 3 बार धर्म, अर्थ, काम का श्रृंगार एवं 3 बार पात्रों में भगदड़ दिखाई जाती है। समवकार में मित्रों इसके पात्र देवता और दानव होते हैं, जिनकी संख्या 12 होती है। सभी वीर रस से भरे रहते हैं और सबको पृथक पृथक फल मिलता है। बिंदु नामक अर्थ प्रकृति का प्रवेशक नामक अर्थोपक्षेपक का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। मित्रों नाट्यशास्त्र में समुद्र मंथन नामक समवकार के अभिनय का उल्लेख है। भास के पंचरात्र में भी कुछ लक्षण मिलते हैं। आगे मित्रों बीथी। यह श्रृंगार रस युक्त कांकी रूपक है। इसके कई लक्षण भाण के समान हैं, जैसे केवल 2 संधियां, मुख और निर्वहण होना, श्रृंगार रस का सूच्य होना। अंक है आगे। इसमें इसे संशय निवारणार्थ उत्सृष्टिकांक भी कहते हैं, क्योंकि रूपकों के खंड भी अंक होते हैं। इस रूपक भेद में कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है, किंतु कवि उसमें यथेष्ट परिवर्तन भी करता है। भाण के समान संधि, मुख और निर्वहण, भारतीय वृत्ति, भाग तथा अंक केवल 1 होते हैं। इसके नायक और अन्य पात्र साधारण होते हैं। इसमें करुण रस की प्रधानता होती मित्रों, अतः स्त्रियों का रोदन होना चाहिए। पात्रों में वाग युद्ध एवं जय पराजय की योजना होती है। कुछ आचार्यों ने इसमें 1 से लेकर 3 अंकों तक का विधान किया है। आगे है मित्रों इहामृग। इहामृग का कथानक प्रख्यात और कल्पित का मिश्रित रूप होता है। इसमें 4 अंक तथा 3 संधियां होती हैं। गर्भ और विमर्श संधियां नहीं होती हैं। पीछे आप लोगों ने पढ़ा है संधियां 5 होती हैं, लेकिन यहाँ पे 3 होती हैं। इहामृग में गर्भ और विमर्श संधियां नहीं होती हैं। आगे मित्रों उपरूपक। विश्वनाथ ने 18 उपरूपकों का यह क्रम रखा है। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीस और भाड़िका। मित्रों आगे इसी क्रम में देखें तो नाटिका है। नाटिका में 4 अंक होते हैं। स्त्री पात्रों का बाहुल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसकी विशिष्टता है। इसका नायक धीर ललित श्रेणी का कोई प्रसिद्ध राजा होता है। श्रृंगार रस के कारण कैसिकी वृत्ति एवं तदनुकूल गीत, नृत्य, वाद्य, हास्य आदि इसमें दिखाए जाते हैं। इसमें 2 नायिकाएं होती हैं, देवी जिसको बड़ी रानी कहते हैं तथा मुग्धा कन्या। उदयन को नायक बनाकर हर्ष ने प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक नाटिकाओं की रचना द्वारा इस विधा का प्रयोग किया है। सट्टक भी होता है। सट्टक भी नाटिका के समान होता है। इसमें संपूर्ण पाठ प्राकृत में होता है। प्रवेशक, विस्कंभक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अद्भुत रस का प्राचुर्य होता है। अंकों को जवनिकांतर कहते हैं। राजशेखर की कर्पूर मंजरी सट्टक है। मित्रों इसी क्रम में त्रोटक है। तोटक या त्रोटक में 7, 8, 9 या 5 अंक रहते हैं। प्रधान रस श्रृंगार होता है। कालिदास का विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। नाट्योत्पत्ति अगर देखें तो संस्कृत दृश्य काव्य का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ,
इस प्रश्न का निश्चित समाधान करना कठिन है, फिर भी कुछ सिद्धांतों का परिचय तो दिया ही जा सकता है। भारत का मत है नाट्य विज्ञान पर सर्वप्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र ही है, जिसका काल 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा के बीच माना जाता है। भारत का मत नाट्यशास्त्र में मिलता है कि सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन का साधन प्रदान करें जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो और जिसे सभी वर्णों के लोग ग्रहण कर सकें। ब्रह्मा ने इस प्रार्थना पर चारों वेदों से सार भाग लेकर नाट्य वेद के रूप में पंचम वेद का निर्माण किया। नाट्य वेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य अर्थात संवाद कथानोपकथन, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्य वेद की रचना की। मित्रों, संवाद सूक्तों से नाट्य की उत्पत्ति को देखें तो मैक्स मूलर, सिल्वा लेवी, फान, श्रोएडर, हर्टल आदि यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया कि ऋग्वेद के कतिपय संवाद सूक्त ही नाटकों के प्राचीनतम रूप हैं। इन संवाद सूक्तों में इंद्र मरुत संवाद, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, वशिष्ठ सुदास संवाद, यम यमी संवाद, इंद्र इंद्राणी वृषाकपि संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद तथा शर्मा पणि संवाद प्रमुख हैं। यूनानी रूपकों से उत्पत्ति देखें तो बेवर तथा विंडीज ने संस्कृत रूपकों का उद्भव यूनानी रूपकों से सिद्ध किया है। जर्मनी के ही विद्वान पिसेल ने इस मत का प्रबल खंडन किया है। आगे है पुत्तलिका नृत्य सिद्धांत। इसको देखें तो प्रोफेसर पिसेल ने यह विचार दिया है कि प्राचीन भारत में कठपुतलियों का नृत्य दिखाया जाता था। उसे ही सजीव रूप देने के लिए मानवों को मंच पर प्रस्तुत करके नाटकों का अभिनय प्रारंभ हुआ। आगे है मृतात्म श्राद्ध सिद्धांत, जिसे वीर पूजा कहते हैं। डॉक्टर रिजवे ने यह मत रखा था कि अपने मृत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रकार यूनानी दुखांत रूपकों का उद्भव हुआ था, उसी प्रकार भारत में भी अपने दिवंगत वीर पुरुषों के प्रति आदर भाव दिखाने के लिए नाटक अभिनीत होते थे। रामलीला और कृष्ण लीला इसी प्रवृत्ति के पोषक दृष्टांत हैं। आगे है मित्रों उत्सव सिद्धांत। यूरोप के कुछ विद्वानों ने अपने यहाँ होने वाले मेपोल नृत्य को संस्कृत रूपकों का भी प्रथम रूप कहा है। अगला सिद्धांत है छाया नाटक सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मित्रों। जर्मन विद्वान ल्यूडर्स तथा स्टेन कोनो का मत है कि छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन होता है वही संस्कृत रूपकों के मूल रूप रहे होंगे। आगे इसी क्रम में देखें तो संस्कृत नाट्य की विशेषताएं देख लेते हैं। भारतीय रूपक मनोरंजन प्रधान या आनंद परक होते हैं। भारत ने इसकी व्याख्या की कि दुखी, श्रांत, शोकाकुल एवं तपह खिन्न लोगों को सही समय पर विश्रांति प्रदान करने वाला यह नाट्य है। दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। मित्रों, संस्कृत रूपकों में दुखांत की व्यवस्था नहीं है। यहाँ 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक होते हैं। इसमें नाटक बहुत लोकप्रिय है। प्रकरण, प्रहसन, भाण, नाटिका, सट्टक आदि भी बहुत संख्या में लिखे गए हैं। इस प्रकार संस्कृत दृश्य काव्य का क्षेत्र व्यापक है। मित्रों, नाट्य भेदों में कथानक प्रसिद्ध या कल्पित भी होता है। संस्कृत रूपकों में कथानक का विकास कुछ सिद्धांतों पर आश्रित होता है। कथानक को अर्थ प्रकृतियों, अवस्थाओं और संधियों में विभक्त किया जाता है। पात्रों की व्यवस्था भी रूपकों के विभाजन का आधार है। मुख्य पात्र नायक और नायिका हैं, जिनके भेदोपभेद माने गए हैं। नायकों को धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित के रूप में 4 प्रकार का माना गया है। संस्कृत रूपकों का पारस्परिक भेद रस प्रयोग के कारण भी है। नाटकों में श्रृंगार, वीर या शांत रस को मुख्य रस के रूप में रखा जाता है। मित्रों, भवभूति ने करुण रस को प्रधान स्थान दिया है। अन्य सभी रसों का
यथोचित निवेश होता है। नाट्य शास्त्रियों ने जीवन की कुछ क्रियाओं का मंचन की दृष्टि से वर्जन किया है। अनुचित, असभ्य और अशुभ दृश्य मंच पर नहीं दिखाए जाते, जैसे युद्ध, मृत्यु, निद्रा, संभोग, शाप, चुंबन, भोजन आदि। भाषा प्रयोग का विधान संस्कृत रूपकों की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। भारत ने ही विधान किया था कि उच्च और मध्य वर्ग के पात्रों की भाषा संस्कृत होगी। प्राकृत में भी क्षेत्रीय प्रभेदों के विधान की दृष्टि से सामान्यतः महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी प्राकृतों का प्रयोग किया गया है। मित्रों, रूपक भी धर्म के उपकरणों का यथेष्ट उपयोग करते हैं, जैसे नांदी या प्रस्तावना में देव स्तुति और भरत वाक्य में आशीर्वाद देना। पाश्चात्य नाट्य विज्ञान में स्वीकृत अन्वितित्रय संस्कृत रूपकों में मान्य नहीं है। संस्कृत रूपकों में रसोद्भावन की दृष्टि से उचित स्थानों पर पद्य प्रयोग किया जाता है। कथनोपकथन का मुख्य रूप तो गद्य ही रहता है, किंतु कुछ आवश्यक स्थलों में रोचकता, प्रकृति वर्णन, नीति शिक्षा, सुभाषित, विस्तृत घटनाओं का संक्षेपण आदि उद्देश्यों से पद्यों का भी प्रयोग होता है। विदूषक का प्रयोग संस्कृत रूपकों में हास्य, व्यंग्य के निवेश के लिए तो होता ही है, वह कथानक का भी एक अंग होता है। वह कथा प्रवाह को आगे बढ़ाता है। मित्रों, शुद्ध हास्य की दृष्टि से प्रहसन और भाण नामक रूपक भेद संस्कृत में होते हैं, जिसमें समाज की विसंगतियों पर व्यंग्य होता है। आगे देखें तो संस्कृत भाषा के रूपकों के प्रारंभ में प्रस्तावना होती है, जिसमें कवि परिचय के साथ नाटक के अभिनय के अवसर का भी संकेत रहता है। नांदी पाठ से नाटक का प्रारंभ एवं भरत वाक्य से समाप्ति, अंकों की योजना, बीच बीच में विस्कंभक, प्रवेशक आदि देना, ये सब रचना प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। बीच में मंच से पात्रों का निर्गम, प्रवेश, स्वागत, भाषण, जनांतिक, भाषण आदि संकेत नाटकों के अभिनय और मंचन को सुविधा युक्त कर देते हैं। मित्रों, संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं, आइए उनको देखते हैं। एक तरफ ग्रंथ हैं, बीच में अंक हैं और एक तरफ लेखक हैं। प्रतिज्ञा एवं गंधरायण में 4 अंक हैं और इसके लेखक भास हैं। स्वप्नवासोदत्तम में 6 अंक हैं, इसके लेखक भास हैं। उरुभंगम एकांकी नाटक है, इसके लेखक भास हैं। दूतवाक्यम एकांकी है, लेखक भाष्य हैं। पंचरात्रम में 3 अंक हैं, लेखक भाष्य हैं। बालचरितम में 5 अंक हैं, लेखक भाष्य हैं। दूध घटोत्कचम में जो एक एकांकी है, इसके लेखक भी भाष्य हैं। कर्णभारम एकांकी है, इसके लेखक भाष्य हैं। मध्यम व्यायोग के एकांकी है, इसके लेखक भाष्य हैं। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं, लेखक भाष्य हैं। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं, लेखक भाष्य हैं। अभिमारक में 6 अंक हैं, लेखक भाष्य हैं। चारुदत्तम में 4 अंक हैं और इसके भी लेखक भाष्य हैं। मित्रों, आगे है मृक्षकटिकम, जो एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें 10 अंक हैं और इसके लेखक शूद्रक, जिनको सीमुक कहते हैं। आगे है मित्रों मालविकाग्निमित्रम, 5 अंक हैं और इसके लेखक कालिदास हैं। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, जिसमें 5 अंक हैं, लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और इसके लेखक कालिदास हैं। मुद्रा राक्षसम में 7 अंक हैं, इसके लेखक विशाख दत्त हैं। प्रियदर्शिका जो एक नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं और लेखक इसके हर्ष हैं, कहीं कहीं नाम इनका हर्षवर्धन मिलता है। रत्नावली नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं, इसके लेखक भी हर्ष हैं। नागानंद में 5 अंक हैं, इसके लेखक हर्ष हैं। मित्रों, बेड़ी संघारम में 6 अंक हैं और इसके लेखक भट्ट नारायण हैं। मालती माधवम जो एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 10 अंक हैं और इसके लेखक भवभूति हैं। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में 7-7 अंक हैं और इन दोनों के लेखक भवभूति हैं। सारिपुत्र प्रकरण जो एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 9 अंक हैं, इसके लेखक अश्वघोष हैं। अनर्घ राघवम में 7 अंक हैं, इसके लेखक मुरारी हैं। बाल रामायणम एक महानाटक है, इसमें 10 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर हैं। बाल भारत प्रचंड पांडव है, इसमें मित्रों 2 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर हैं। विद्ध
विद्धशाल भंजिका जो एक नाटिका है, इसमें 4 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर हैं। कर्पूर मंजरी सट्टक है, इसमें 4 अंक हैं, इसके लेखक राजशेखर हैं। कुंदमाला में 6 अंक हैं, इसके लेखक दिगनाग हैं। प्रबोध चंद्रोदय में 6 अंक हैं, इसके लेखक कृष्ण मिश्र हैं। प्रसन्न राघवम में 7 अंक हैं और इसके लेखक जयदेव हैं। मित्रों, कुछ अन्य नाट्य ग्रंथ हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी, इसका दूसरा पार्ट भी कल आएगा। आज बस यहीं तक रखेंगे। इन नाट्य ग्रंथों को देख लेते हैं। कुछ अन्य नाट्य ग्रंथ देखते हैं। तो नाट्य ग्रंथ हैं एक तरफ लेखक हैं। मित्रों, आश्चर्य चूड़ामणि के लेखक शक्तिभद्र हैं। रामाभ्युदय के लेखक यशो वर्मा हैं। महानाटक के लेखक हनुमान हैं। हनुमान नाटक के लेखक दामोदर मिश्र हैं। रुक्मणी हरणम के लेखक वत्सराज हैं। त्रिपुरदाह के लेखक वत्सराज हैं। समुद्र मंथन के लेखक वत्सराज हैं। सौगंधिका हरणम के लेखक विश्वनाथ हैं। सामवतम के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। दूतांगद जो एक छाया नाटक है, इसके लेखक सुभट हैं। सुभद्रा परिणय छाया नाटक है, इसके लेखक व्यास रामदेव हैं। और मित्रों, अंतिम है पार्वती परिणय, इसके लेखक बाणभट्ट हैं। मित्रों, इस प्रकार से आज आप लोगों ने संस्कृत साहित्य का इतिहास में काव्य, महाकाव्य और नाट्य साहित्य का अध्ययन किया। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को कल मिलेगा। और आप सभी के लिए यही कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय।